सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले पार्ट में आप चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो बन चुका है और वो चैनल पर आ भी गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा पहले। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट। ठीक, इसका सेकेंड। तो पिछले पार्ट में हम क्या पढ़ाए थे? किसी भी मैटर को दो सब्स्टिट्यूट किया गया, डिवाइड किया गया, बांटा गया, एक मैटर में और मैटर को सब डिवाइड किया गया किसमें? तो एक मिक्सचर में और एक किसमें? एक प्योर सब्सटेंस में। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मिक्सचर क्या था बच्चा? फटाक से 1 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड में हम बताते हैं। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के जो बनता है वो बनता है मिक्सचर, उसको कहते हैं। ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? प्योर सब्सटेंस में भी वही है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब मिल करके बनाते हैं तो वो बनता है मिक्सचर। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जो कंपोनेंट से मिल करके बनेगा उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होगी। मतलब यहाँ पे आप कितनी भी मात्रा में डाल सकते हैं, 2 कंपोनेंट को मिला दिए तो बन जाएगा मिक्सचर। लेकिन जब कंपोजिशन फिक्स्ड हो जाता है तो आता है मतलब कि फिक्स हो जाएगा कि आप ये कितने मात्रा में डालोगे और ये कितनी मात्रा में डालोगे किसी एक तो वो बनाता है कि आप प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा, अंतर बस इतना ही है। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जब मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा और 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट किसी फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलेंगे तो प्योर सब्सटेंस बनेगा। अब प्योर सब्सटेंस को सब डिवाइड किया गया 2 फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस को सब डिवाइड किया गया किसमें? एक एलिमेंट में और सेकंड क्या था? कंपाउंड में। अब एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट किसको कहते हैं? तो किसी भी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ एक प्रकार का पार्टिकल पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लो कॉपर, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अगर एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है तो जो सारे पार्टिकल्स होंगे एक प्रकार के होंगे। ठीक है, सारे पार्टिकल नाइट्रोजन के ही टाइप के होंगे, एक प्रकार के होंगे। हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का अपना अलग होगा। अब सुनो, कोई भी जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो पार्टिकल है, कोई भी एलिमेंट contains only one type of particle, या ये भी बोल सकते हैं कि only one type of एटम। एक ही प्रकार का एटम होगा। अगर हमारा मान लो कॉपर है, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो उसके सारे एटम एक ही प्रकार के होंगे, ये नहीं। कॉपर, जैसे वहां पे सोडियम बात किए थे वैसे ही यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं, तो इसके सारे एटम एक ही जैसे होंगे, सेम इन नेचर के होंगे। ठीक, लेकिन डिफरेंट अगर एलिमेंट लोगे आप तो उनका जो बिहेवियर होगा या उनका जो क्या बोलते हैं नेचर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कॉपर का अपना अलग ही नेचर होगा, डिफरेंट ही नेचर होगा, सोडियम का अपना डिफरेंट ही नेचर होगा। बट सोडियम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे सेम नेचर के होंगे। एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सेम नेचर के होंगे या सेम होंगे, सेम टाइप के होंगे। और डिफरेंट अगर एलिमेंट की बात की जाए, जैसे यहाँ पे सोडियम एक अलग एलिमेंट है और कॉपर एक अलग एलिमेंट है, तो इनके एटम और इनके एटम के बीच में डिफरेंस आएगा। इनका अलग नेचर होगा और इनका अलग नेचर होगा। ठीक, अब देखो, कुछ एलिमेंट सिंगल एटम कंसिस्ट करते हैं तो, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल गए तो वो बन गया मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लो हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये H2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सिंगल एटम के फॉर्म में, O के फॉर्म में कभी नहीं पाए जाएंगे। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाएगा? डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई मतलब दो, एटम मतलब दो एटम, दो एटम के फॉर्म में ये जब भी आएगा तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाएगा बच्चा। ये एलिमेंट है तो देखो दोनों जो एटम हैं, दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन ही दो है, ठीक है। यहाँ पे N2 दो नाइट्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन का एटम जैसा होगा, दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी तो एटम वैसा ही होगा, सेम ही होगा। तो ये बताओ, ये पूरे मॉलिक्यूल्स का जो एटम आया वो भी तो सेम ही टाइप का आएगा। तो ये एलिमेंट हो गए। अब आते हैं हम कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड डी है ये, इंक डाल ले हम थोड़ा। हाँ, तो अब देखो कंपाउंड किसको बोलते हैं। क्या पढ़ें? कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं या दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं, टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है? डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब बनता है क्या? कंपाउंड, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था? सेम एलिमेंट मिल रहे थे, जैसे कि O2 में क्या हो रहा है? दो ऑक्सीजन है, जो कि क्या है? दोनों ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट था, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक ही एलिमेंट, दो एटम ऑक्सीजन के ही हैं, तो ये है मॉलिक्यूल्स, ठीक। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल ले लीजिए, वाटर में क्या होगा? क्या होता है वाटर? H2O, यानी कि ये कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है या कौन से दो एलिमेंट से मिलकर के बना है? एक हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है क्या? ऑक्सीजन। और एक और चीज, हम प्योर सबस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। प्योर सबस्टेंस में क्या था कि दो कंपोनेंट मिलकर के बनते हैं इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है? कभी भी वाटर बनेगा तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बच्चा? H2O के ही फॉर्म में रहेगा। मतलब क्या कि यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। समझ में आ रहा है? जब भी वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनेगा या ये कंपाउंड H2O क्या है? एक कंपाउंड बनेगा, तो उसमें दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम ऑक्सीजन का होगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमों की रेशियो क्या है? 2:1। तो इसी को कहते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या कभी ये हो जाएगा कि 3 हाइड्रोजन को ला और एक ऑक्सीजन और H3O, क्या ये वाटर होगा? कभी नहीं होगा ना। यानी कि हमेशा वाटर के लिए फिक्स्ड कंपोजिशन 2:1 ही लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी हमारा वाटर बनेगा। और ये कंपाउंड का डेफिनेशन कहता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन हो तो कंपाउंड बनता है। देख लो यहाँ पे दो अलग अलग एटम है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब हम पढ़ना है हमको SI यूनिट्स। देखो किसी की भी मेजरमेंट की जा रही थी तो सब लोग अपना अपना कुछ भी, मान लो इतने लेंथ को कोई फीट में नापता है, कोई मीटर में नापता है, कोई सेंटीमीटर में नापता है, तो सब अपना अपना अलग लेते थे। लेकिन एक SI यूनिट रखा गया कि जिसमें सब मेजर करेंगे, पता चलेगा। कोई एक नहीं बात करते हो, कोई खेत में कोई कट्ठा बीघा ऐसे यूज करते लोग, तो इससे समझ में नहीं आता था। इससे एक यूनिट रखी गई कि ये यूनिट रख दो और यही सब मानेगा, तो आसानी रहेगी समझने में। तो इसके लिए आया, मतलब बहुत सारी यूनिट आई, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट है मेजरमेंट का SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट सिस्टम कुछ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? तो एक है लेंथ, मास, टाइम और क्या? टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये तो लास्ट वाला है, इंटेंसिटी
स्पेलिंग आप लोग मिलाते रहिएगा बुक से अपने, ठीक है। स्पेलिंग बहुत हम इनकरेक्ट लिखते हैं कहीं कहीं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कितना हो गया 336, और एक इलेक्ट्रिक करंट, क्या एक इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे कुछ क्या है 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा। इसका सिंबल क्या होगा, तो लेंथ का सिंबल होता है क्या स्मॉल l, देखिए मास का होगा m, टाइम का होगा t, टेम्परेचर का होगा कैपिटल T, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होगा I, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का होगा नंबर ऑफ मोल स्मॉल n, और इसका हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होगा IN, और इलेक्ट्रिक करंट का I। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का I और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का IN, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का T और टाइम का स्मॉल t, इसका कैपिटल T और इसका स्मॉल t, मास का स्मॉल n और लेंथ का स्मॉल l। ये है इसका सिंबल। ये क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये है इसका सिंबल, और ये देखिए इसकी नेम ऑफ SI यूनिट, और यहीं पे हम SI यूनिट भी लिख देंगे, SI यूनिट का सिंबल भी यहीं पे लिख देंगे, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो लेंथ को किस में नापोगे आप, मीटर में। मास को आप किस में नापोगे, kg में, मतलब किलोग्राम में। तो सीधे हम सिंबल लिख रहे हैं, क्या है ये, चलो लिख ही दो, मीटर। ये क्या है, किलोग्राम। टाइम को आप सेकंड में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को आप केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप नापोगे कैंडेला में, कैंडेला CD। एक चीज रुक जाइए इसको, हाँ कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में, मोल का सिंबल कुछ ये होता है बच्चा MOL, और स्पेलिंग पूरी होती है MOLE। मोल का सिंबल स्पेलिंग ये होती है पूरी, और ये सिंबल है, जैसे मीटर का M था, किलोग्राम का kg था, वैसे ही। और किसका बचा, करंट। करंट को हम देखते हैं एम्पियर में। ये लोग आप, ये है हमारा कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उसका SI यूनिट और उसका सिंबल, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी, अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मान लो मास, मास पहला है मास। मास क्या होता है बच्चा, तो मास किसी भी सबस्टेंस का मास, उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है वो ही मास बताता है। मतलब मास ऑफ अ सबस्टेंस is the amount of matter present in it। mass of substance क्या होता है, तो amount of mass of substance is the amount of matter present क्या in it, मतलब उसके अंदर कितना amount of matter present है वही उसका मास होता है। बट वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स है बच्चा। वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है। वेट क्या है, तो वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स exerted बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में जानते होंगे आप लोग, बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। आप जैसे ये बताइए कि G की वैल्यू चेंज होती है ना, G की वैल्यू चेंज होती है तो वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि G की वैल्यू चेंज होगी। फोर्स होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और स्मॉल g भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है, तो इस पूरे फोर्स की भी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है कि द मास ऑफ अ सबस्टेंस इज कांस्टेंट वेयर एज its weight
मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, मतलब नोट में आप लोग लिख सकते हो, लिखो कि मास ऑफ अ सबस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, वेयर एज वेट क्या होगा, वेट वेरी फ्रॉम वन प्लेस, मतलब एक प्लेस पे रखेंगे तो कुछ और रख सकता है, अनदर प्लेस पर रखेंगे तो कुछ और आएगा। जैसे मैं एग्जांपल में दूं, क्या होता है, स्मॉल जी जो होती है, जो यहाँ हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द अर्थ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन की, ग्रेविटी की वैल्यू, वो कुछ जब आप मून पे जाते हो तो कुछ 1/6 हो जाती है। इस जी की वहाँ पे जो मून पर जाते हो आप तो 1/6 हो जाता है। तो अब बताओ, अगर यहाँ पे मान लो जी की और कुछ मास दे दिया, मान लो 5 kg मास है या 5 ग्राम मास है, ठीक, तो फोर्स क्या आएगा, 5 × 9.8। बट आप इतना इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके आप मून पे ले जाओ तो उस टाइम पर, और यही फोर्स क्या है, यही फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही क्या है, यही इसका वेट है। तो वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द मून निकालोगे तो क्या होगा, यानी कि फोर्स मून पर कितना लगेगा, तो मास तो वही रहेगा, क्योंकि मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या वेरी करेगा, ग्रेविटी, जो कि यहाँ पे 9.8 था, अब 1/6 × 9.8 वेरी हो जाएगा, यानी कि वेट में अंतर आ गया। समझ में आ रहा है ये बात। तो वेट वेरी होता है लेकिन मास वेरी नहीं करता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए अब अगला है वॉल्यूम। अगला क्या है, अगली फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो किसी भी वॉल्यूम इज द यूनिट ऑफ लेंथ का, आप जब क्यूब करते हो, किसी भी लेंथ का क्यूब करते हो तो उससे हमको वॉल्यूम फाइंड आउट होता है। क्या, सेकंड हमको पढ़ना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमको कब कैसे मिलता है, तो किसी भी लेंथ का जब हम क्यूब करते हैं तो हमको लेंथ मिलता है। तो वॉल्यूम हैज दी, यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब का यूनिट होता है। अब देखो एसआई यूनिट, अब किसी वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, तो किसी भी लेंथ का क्यूब करेंगे वही हमारा वॉल्यूम होगा। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या थी, पीछे अभी पढ़े हो, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। क्या आया एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या आया, मीटर क्यूब। लेकिन क्या होता है ना, ज्यादातर वॉल्यूम के लिए पता है लीटर यूज किया जाता है, 1 लीटर यूज किया जाता है। 1 लीटर इज इक्वल टू, या तो मिलीलीटर में लिखा है तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, या एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1 मीटर क्यूब ना, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करो आप, नहीं रहने दो, यहां से देखो, इतना सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, इतना सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो, 10 × 10 × 10,000, यानी कि इसको लिख देते हैं हम 1 डेकामीटर का क्यूब। देखो तो या तो 1 लीटर भी आप लिख सकते हो, या 1 डेकामीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या इतना भी लिख सकते हो, या इतना भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, लेकिन यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का। अगला देखिए डेंसिटी, अगला फटाफट देखिए, तीसरा है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी पढ़कर आए होगे, क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया हमारा क्या, डेंसिटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट क्या थी, पीछे भी पढ़े हो फिजिकल वाले में, मास का था केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि क्या आ गया इसकी एसआई यूनिट, मास पर मीटर क्यूब, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी। अब हमारा चौथा है टेम्परेचर, इसमें कुछ है नहीं। चौथा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर वैसे टेम्परेचर 3 कॉमन स्केल है टेम्परेचर को नापने के लिए, एक है डिग्री, एक है केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका रिलेशन 3 है, डिग्री,
केल्विन और एक है फॉरेनहाइट, पता नहीं हाइट की स्पेलिंग, HEIT, फॉरेनहाइट। लेकिन टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, अभी पीछे हम बता भी चुके हैं, SI यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं इन तीनों टाइप्स में या इन तीनों कॉमन स्केल में। क्या है रिलेशन बिटवीन फॉरेनहाइट और सेल्सियस में, मतलब डिग्री सेल्सियस में क्या है कॉमन रिलेशन, 273.15 होता है ना, ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन केल्विन और सेल्सियस। और एक और रिलेशन है फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का। इसको फटाफट नोट करिए, इस पे क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के लिए आपको। हो गया। और एक और क्या है, डिग्री और फॉरेनहाइट के बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, मतलब हाँ डिग्री एंड फॉरेनहाइट। डिग्री को किसमें आप देखोगे, डिग्री सेल्सियस। इसका क्या होगा, +32। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए। इसको मान लो कोई क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको सेल्सियस में लिखा हुआ है टेम्परेचर को, उसमें पूछेगा कि आप फॉरेनहाइट में बताइए कि कितना फॉरेनहाइट होगा, तो इस आप फार्मूले पे पुट करेंगे और निकाल देंगे। या फॉरेनहाइट में दिया है, सेल्सियस का पूछेगा, आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग इस पे पुटअप करके सॉल्व करके सबमिट करिएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में ही क्वेश्चन को आप पूछ लीजिएगा हमसे, डाउट क्लियर करिएगा। ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू।